प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग स्वतंत्रता संघर्ष में बात करेंगे 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव के बारे में। 1932 तक देखा जाए तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ। भारत के संवैधानिक गतिरोध को हल करने का प्रयास किया गया और प्रयास किए जाने के पश्चात जब कुछ भी हल नहीं निकला तो फिर उसी के आधार पर 1935 का अधिनियम पारित हुआ, जिससे 1935 के अधिनियम में ये कहा गया था कि जो प्रांतीय क्षेत्र हैं, प्रांतीय सरकार है, उसे स्वायत्तता प्रदान किया जाना चाहिए, उसे ऑटोनोमस दिया जाना चाहिए और इस ऑटोनोमस के लिए प्रांतों में चुनाव कराया जाना चाहिए। इस स्वायत्तता को प्राप्त करने के लिए प्रांतों में चुनाव कराया जाना चाहिए, क्योंकि प्रांतों में पहले द्वैध शासन लागू था। उस द्वैध शासन को हटा दिया गया 1935 के अधिनियम के तहत और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। आगे हम बातें करें प्रांतीय चुनाव के बारे में, तो इस प्रांतीय चुनाव की जब घोषणा जैसे हुई, उसी समय कई नई पार्टियों का भी जन्म हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। कौन कौन से नए पार्टियों का जन्म हुआ उस पर भी हम बातें करेंगे, क्योंकि सभी पार्टियों को चुनाव लड़ना था। इसमें देखा जाए तो पंजाब में बना यूनियनिस्ट पार्टी, और इसे यूनियनिस्ट पार्टी को किसने बनाया? अफसर हुसैन ने बनाया। बंगाल में बना कृषक प्रजा पार्टी, और इससे कृषक प्रजा पार्टी को फजलुल हक ने बनाने का काम किया। आगे देखें तो बंगाल और मध्य प्रांत में डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई गई चुनाव लड़ने के लिए, जिसे इंडिपेंडेंट वर्कर्स पार्टी कहा जाता है, जिसे स्वतंत्र मजदूर पार्टी के नाम से पुकारा जाता है। आगे हम बातें करें तो यहाँ पर इन सभी पार्टियों ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1585 प्रांतों में सीटें थीं, जिस प्रांतों में चुनाव के परिणाम स्वरूप 711 सीटों पर कांग्रेस ने विजय हासिल किया, कांग्रेस ने फतह हासिल किया। कांग्रेस को 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, जबकि 3 प्रांतों में बहुमत न प्राप्त होने के बावजूद भी वहाँ पे सरकार बनाया गया। कांग्रेस ने वहाँ पे सरकार बनाई। अब यहाँ पे ये बातें करें कि कौन कौन से राज्य में कांग्रेस ने सरकार बनाई, पूर्ण बहुमत किन किन राज्यों में उसे प्राप्त हुआ, उस पर हम बातें कर लेते हैं। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत बिहार में प्राप्त हुआ, उड़ीसा में प्राप्त हुआ, मद्रास में प्राप्त हुआ, मध्य प्रांत में प्राप्त हुआ और संयुक्त प्रांत में प्राप्त हुआ, जबकि बम्बई में वह पूर्ण बहुमत से कुछ मत से पीछे रह गई। यहाँ पे एक सवाल है कि कौन ऐसा जगह था, कौन ऐसा प्रेसिडेंसी था जहाँ पे कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से थोड़ी सी चूक गई थी, तो उसका आंसर है बम्बई। ये कई बार प्री में सवाल बन चुका है, और इस में देखा जाए तो कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से वंचित रहने के बाद यहाँ पे अल्पमत की सरकार बनाई, यहाँ पे अल्पमत की सरकार बनाने का काम किया। आगे हम बातें करें, एक प्रश्न और भी है कि बम्बई में कितने मतों से पीछे रह गई थी कांग्रेस? 5 मतों से मात्र पीछे रह गई थी। इसी कारण यहाँ पे अल्पमत की सरकार बनी। कांग्रेस ने कुल 8 राज्यों में सरकार बनाई, और 8 राज्यों में किस राज्य का प्रधानमंत्री कौन बना? उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था, आज मुख्यमंत्री कहा जाता है। मुख्यमंत्री कहा जाता है, उस समय प्रधानमंत्री कहा जाता था। किस राज्य में किसने सरकार बनाई, उस पर हम बातें करते हैं। उसमें देखें मद्रास में कांग्रेस की सरकार बनी, और वहाँ के प्रधानमंत्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने। बिहार में कांग्रेस की सरकार बनी,
और यहाँ पे श्री कृष्ण सिन्हा कांग्रेस के की ओर से प्रधानमंत्री बने। उड़ीसा में बीएन दास बने। मध्य प्रांत में एनबी खरे बने, लेकिन एनबी खरे के त्यागपत्र दे जाने के बाद रविशंकर शुक्ल को यहाँ पे सरकार बनाने का मौका मिला, प्रधानमंत्री बनने का मौका मिला। संयुक्त प्रांत, जिसे आज उत्तर प्रदेश कहा जाता है, इस संयुक्त प्रांत में गोविंद बल्लभ पंत ने सरकार बनाई और यहाँ पे वो प्रधानमंत्री बने। बम्बई में बीजी खरे बने। असम में सादुल्ला खां बने। लेकिन जब विभाजन का दौर चलने लगा तो सादुल्ला खां मुस्लिम लीग के आह्वान पे त्यागपत्र दे दिए और फिर गोपीनाथ बारदोलई असम के प्रधानमंत्री बने। उत्तर पश्चिम में सीमा प्रांत में देखा जाए तो खान साहब, जिन्हें अब्दुल गफ्फार खान कहा जाता है, जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, सीमांत गांधी वहाँ के प्रधानमंत्री बने। तो ये 8 राज्य थे जहाँ पे कांग्रेस ने सरकार बनाई। लेकिन कौन कौन ऐसे राज्य थे जहाँ पे गैर कांग्रेसी सरकार बनी? तो कुल 11 प्रांतों में चुनाव हुआ था और उस 11 प्रांतों में देखा जाए तो सिंध में मिलीजुली सरकार थी, अल्लाह बख्श यहाँ के प्रधानमंत्री थे। पश्चिम बंगाल जिसे कहा जाता है, इस बंगाल में फजलुल हक जो कृषक प्रजा पार्टी के थे वे सरकार में थे। पंजाब में सिकंदर हयात खान थे। इस तरह देखा जाए तो 3 प्रांतों में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। ये सरकार की उपलब्धियां क्या थी, अचीवमेंट क्या था? तो इस सरकार की उपलब्धियां सबसे पहले तो ये थी कि इसके समय में काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। जो किसानों का शोषण जमींदार कर रहे थे, किसानों का शोषण साहूकार कर रहे थे, सेठ कर रहे थे, उससे चंगुल से मुक्त होने का प्रावधान किया गया। मुक्त होने का प्रावधान किया गया। उसके बाद देखा जाए तो इसी समय सिंचाई सुविधा का विकास हुआ। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत के नेतृत्व में जगह जगह पे नहरें बनवाए जाने लगा। जो पुराने नहर टैक्स थे उसको माफ़ किया जाने लगा। किसानों के सिंचाई के लिए बेहतर व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। आगे हम बात कर ले, स्वास्थ्य सुविधाओं का विकास हुआ। यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित करने पर बल दिया गया। नए हॉस्पिटल इत्यादि बनाने पर बल दिया गया। साथ ही साथ जो पुराने कैदी थे, जो बहुत दिनों से जेलों में बंद थे, उन कैदियों को मुक्त करने पर भी बल दिया गया। इसी समय उत्तर प्रदेश से जो कैद गृह से मुक्त हुए, जिसमें यशपाल का नाम प्रमुख है, जो यशपाल HSRA के मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, उनको यहाँ पे कैद किया गया था और रिहा कर दिया गया। हजारों कैदी जेलों से, भारत के जेलों से रिहा किए गए। इस कांग्रेसी गवर्नमेंट ने रिहा करने का काम किया। उसके बाद जो भी टैक्स भारत पे लगाए गए थे, किसानों पे लगाए गए थे, प्रांतों में लगाए गए थे, उन सभी अनाधिकृत टैक्सों से मुक्ति दिलाने का काम भी किया गया। आगे हम बातें करें तो ये सरकार कुल 28 महीने तक चली। कई बार पूछा जाता है कि 1937 में जो प्रांतीय चुनाव हुए थे, कांग्रेसी सरकार 8 राज्यों में बनी थी, वो कितने दिनों तक शासन किया था? तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है 28 माह। 28 माह तक शासन किया था। अब यहाँ पर एक सवाल और भी है कि आखिर ये सरकार ने त्यागपत्र क्यों दिया? सरकार ने त्यागपत्र क्यों दिया? इसके देने के पीछे रीजन क्या था? उसके पीछे रीजन यह था और वो था कि बिना पूछे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन के तरफ से शामिल कर दिया। जबकि यहाँ पे कांग्रेस ये चाहती थी कि कम से कम हमें पूछा जाता कि ब्रिटेन के साथ
द्वितीय विश्व युद्ध में भारत है कि नहीं है, भारतीय नेता है कि नहीं है, लेकिन किसी से भी नहीं पूछा गया और इसी कारण विद्रोह स्वरूप कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। यहाँ पर एक सवाल है और वो है कि इस कांग्रेस के सरकार को चलाने के लिए एक केंद्रीय समिति भी बनी थी, जिस केंद्रीय समिति में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अबुल कलाम आज़ाद और सरदार पटेल शामिल थे। 3 लोगों का 3 सदस्यीय एक संसदीय उप समिति बनी थी। उसी के माध्यम से 8 राज्यों में सरकारें चलाई जा रही थी, जिसके कारण देखा जाए जब घोषणा हो गया, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई, ऐसे घड़ी में, इस घड़ी में 29 अक्टूबर और 30 अक्टूबर 1939 को 8 राज्यों से कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया। और जब त्यागपत्र दे दिया तो इसी त्यागपत्र को आगे चल के मुक्ति दिवस के रूप में मुस्लिम लीग ने मनाया। अब यहाँ पे सवाल ये है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया था। ये कई बार प्री में सवाल पूछा जाता है, तो उसका आंसर है 22 अक्टूबर 1939 को। 22 अक्टूबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में 1939 को मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में मनाया गया। और किसने मनाया? मुस्लिम लीग ने मनाया। इनका साथ भी डॉक्टर अंबेडकर ने दिया। डॉक्टर अंबेडकर ने कांग्रेसी त्यागपत्र को धन्यवाद दिवस के रूप में मनाने का काम किया। इस तरह देखा जाए तो 28 माह का जो संक्षिप्त शासन था, उसने पूरे भारत के वासियों को यह एहसास कराया कि अगर भारतीयों का शासन आएगा तो कैसे संचालित हो सकेगा, किस तरह संचालित होगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने स्वतंत्रता की आवाज़ को बुलंद करने पर बल दिया। आने वाले समय में भारतीय जनता को एहसास होने लगा कि हमारी आज़ादी को बहुत अधिक दिनों तक टाला नहीं जा सकता है, खिसकाया नहीं जा सकता है। तो इस तरह हमने बातें किया 1937 के प्रांतीय चुनाव के बारे में। इससे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।